बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने एफवाई बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर का 4th चैप्टर ओलिगोपोली स्टार्ट किया है बच्चों। इस ओलिगोपोली में हमने ओलिगोपोली के फीचर्स भी देख लिए बच्चों कि इस मार्केट में हमें किस तरह से फ्यू जो सेलर्स हैं वो एकदम एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं और उसकी वजह से दे विल ट्राई टू टेक द मूव रिगार्डिंग द आउटपुट या प्राइस। जैसे सामने वाला कॉम्पिटिटर और राइवल मूव लेता है वैसे हमें भी लेना है। और इस मार्केट में हमने देखा था ड्यू टू द इनडिटर्मिनेटनेस बिहेवियर ऑफ द मार्केट, हमने देखा था किंक डिमांड कब हमें मिला। ये पूरी थियरी जो था वो 1939 में हमें पॉल स्वेजी ने हमें दिया था, जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था, और हॉल एंड हिच ने हमें अपने रिसर्च के पेपर्स में फिर से उसी 1939 में इसी मार्केट का एक डिफरेंट जो है वो पूरा का पूरा हमें प्रोसीजर बताया ना। इस मार्केट में हमने देखा कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन ओलिगोपोलिस्ट कैसे एंजॉय करता है वो भी हमने डिसाइड किया, क्योंकि ये मार्केट में हम देखते हैं डिमांड का किसी का इलास्टिक है किसी का इनइलास्टिक है, तो दोनों के बिहेवियर को हमने ऑब्जर्व करके देखा कि देयर इज़ सम किंक, देयर इज़ सम बेंडिंग, देयर इज़ सम टर्न। क्योंकि हमने क्या देखा कि हर एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है बच्चों। सामने वो क्या चेंज लाना चाह रहा है, किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट में कुछ नया स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहा है, या सपोज़ प्राइस चेंज कर रहा है, या कोई नया स्कीम दे रहा है, या सेलिंग कॉस्ट पे कुछ अलग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है, वॉट एवर ही विल डू इट। तो राइवल उसके ऊपर इतनी कीन ऑब्जर्वेशन रखता है कि वैसा ही मूव उसे भी लेना पड़ता है, क्योंकि इस मार्केट में हम देखते हैं फ्यू सेलर्स हैं जिनके बीच में हम देखते हैं ट्रेड वॉर या प्राइस वॉर बहुत चलती है। अब इस मार्केट में हमने देखा कि इसी सब अनसर्टेनिटी को या इंटरडिपेंडेंस को गायब करने के लिए देयर इज़ सम कोल्यूशन, उन्होंने कोल्यूशन देखा था, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमने देखा था नॉन कोलिजिव ओलिगोपोलिस्ट का, लेकिन इसी सब रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, कोल्यूट किया, अपने रिसोर्सेज को कोल्यूट किया। तो वो हमने इफेक्ट ऑफ कार्टेल भी हमने देख लिया बच्चों सेकंड पार्ट में। आज हम देख रहे हैं इस ओलिगोपोली मार्केट का आखिरी पार्ट, और वो है प्राइस लीडरशिप। अब ये क्वेश्चन जनरली शॉर्ट नोट में पूछा जाता है बच्चों कि प्राइस लीडरशिप जो हमें इस ओलिगोपोली मार्केट में दिखाई देती है वो किस तरह से हमारे मार्केट में डिफरेंट वे में मार्केट के प्राइस सेट करने में हेल्प करती है। अब बच्चों हमने देखा कि ओलिगोपोली मार्केट में हम जनरली ऑब्जर्व क्या करते हैं कि देयर इज़ अ प्राइस का वॉर, यानी हर एक प्रोड्यूसर जो है उनका बिहेवियर अनसर्टन, प्रेडिक्टेबल नहीं रहता है। व्हाट दे मूव दे विल टेक, कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अपनी कॉस्ट को कम करके, सपोज उन्होंने प्राइस को कम कर दिया तो अदर जो प्रोड्यूसर्स हैं दे हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न, उन्हें भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। यानी इतना इंटरडिपेंडेंस उस मार्केट में रहता है, कीन ऑब्जर्वेशन रहता है। तो इस मार्केट में हम जनरली देखते हैं कि प्राइस रिजिड हमें दिखाई दिया, हमें प्राइस फिक्स हमें दिखाई दिया। तो हम आज देखेंगे कि ये प्राइस लीडरशिप आखिर होती क्या है, जिसके डिफरेंट टाइप्स, कभी कभी आपको शॉर्ट नोट आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस लीडरशिप, किस तरह से ओलिगोपोली मार्केट में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस लीडरशिप हमें दिखाई देता है, जो बहुत आसान है और इजीली हम डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट बच्चों कि सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। हर एक चीज़ इतनी सिंपल है, इतनी आसानी से हम समझ लेते हैं कि यू विल ईजिली राइट इन योर एग्ज़ाम। ओके बच्चों, ना हम देखेंगे कि जब हम देखते हैं प्राइस लीडरशिप तो ये है क्या। अब इस प्राइस लीडरशिप में हम देखते हैं कि जब ओलिगोपोली एक मार्केट रहता है जिसमें हम देखते हैं फ्यू सेलर्स जो हैं जो आपस में कंपटीशन करते हैं, टफ कंपटीशन दिखाई देते हैं, सो देयर इज़ ऑलवेज एक फियर रहता है हर प्रोड्यूसर के माइंड में रिगार्डिंग द प्राइस का वॉर। पता नहीं वो प्राइस कम कर दे, तो अगर प्राइस कम कर देगा तो मुझे भी प्राइस कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा या मुझे लॉस सफ़र करना पड़ेगा। तो इन ओलिगोपोली मार्केट में वही जनरली ऑब्जर्व कि देयर इज़ प्राइस का वॉर, प्राइस का वॉर तो दिखाई देता है, विच इज़ बी बेनिफिशियल। किसके लिए बेनिफिशियल होता है? इट इज़ मोस्टली बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर, क्योंकि अगर प्राइस का वॉर होता है
तो अल्टीमेट बेनिफिट जाता है कंज्यूमर को, क्योंकि अगर एक प्रोड्यूसर ने प्राइस कम किया तो दूसरे प्रोड्यूसर ने भी प्राइस कम किया, तो कंज्यूमर जो है उसको तो कम पे करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ बेनिफिशियल टू द कंज्यूमर, वो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है बट नॉट टू द प्रोड्यूसर। नाउ हम इस मार्केट के इस टफ सिचुएशन को हम अवॉइड करना चाहते हैं। इसके लिए वन वे ऑफ अवॉइडिंग द अननेसेसरी कॉम्पिटिशन सिचुएशन, तो हम क्या चाहते हैं, देयर मस्ट बी एक लीड फर्म होनी चाहिए, यानी एक लीडर की पोजीशन एक फर्म की होनी चाहिए जो सेट करेगा पूरा प्राइस कि मार्केट में इस प्रोडक्ट, क्योंकि इस प्रोडक्ट में जनरली हम देखते हैं प्रोड्यूसर जो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमने ओपेक का देखा था। अब ओपेक में हमने क्या देखा कि दे आर सेटिंग द प्राइस फॉर द वर्ल्ड मार्केट, और सब जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं दे हैव टू फॉलो दैट प्राइस, वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देयर मस्ट बी अ लीड फर्म होना चाहिए जो सेट करेगा प्राइस एंड अदर्स विल फॉलो इट, सब फॉलो करेंगे। ये इस मार्केट में प्राइस का एक लीडर रहेगा जो उस मार्केट की डिमांड को जज करेगा, कितनी मार्केट की डिमांड है, और उसके अकॉर्डिंगली ही विल सेट द प्राइस। देन इट इज़ थ्रू, अब ये जो आपकी एग्रीमेंट होती है, जनरली हम देखते हैं एग्रीमेंट होती है, रिटर्न भी होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये भी देखते हैं कि वो हम लोग ओरली या थ्रू द टैक्सेट मोमेंट के थ्रू आपके इनफॉर्मल जो है वो भी एग्रीमेंट हमें दिखाई देती है। तो इस मार्केट में ये जो एग्रीमेंट यानी प्राइस लीडरशिप जो है वो थ्रू टैसिट या फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू होती है, लेकिन मोस्टली हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि इस मार्केट में जनरली जो ये मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, थ्रू द इनफॉर्मल जो हम देखते हैं। एक्चुअली तो प्राइस लीडर होना ये एक्चुअली इलीगल है, जो हम जनरली कहते हैं बट इट इज़ इलीगल। तो इलीगल क्यों है कि हम प्राइस सेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट कर्व है वो डिफरेंट रहता है बच्चों। कॉस्ट कर्व डिफरेंट रहेगा तो बट नेचुरल ही विल सेट द प्राइस अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो लीडर है वो, अब हम देखेंगे टाइप्स में किस तरह से जो लीडर है ही विल सेट द प्राइस। तो वॉट एवर द स्ट्रैटेजीज दे आर फॉलोइंग, वो फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक ही रिजिड प्राइस मार्केट में सेट हो, और बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं, बाकी जो फॉलोअर्स हैं, दे आर कंपेल्ड टू फॉलो दैट प्राइस। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम इस टाइप। अब टाइप से पहले हम देखते हैं, कभी कभी इसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि यूनिवर्सिटी के पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्राइस लीडरशिप। इसमें कभी कभी वो प्राइस लीडरशिप की लिमिटेशंस भी वो पूछता है। तो प्राइस लिमिटेशंस जो हमें लीडरशिप के लिमिटेशंस दिखाई देती हैं वो भी उसके 3 लिमिटेशन है। जैसे अगर हम इस ओलिगोपोली मार्केट में जनरली ऑब्जर्व करते हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, कभी कभी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट है तो प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे लीडर होना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर सेम प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, जैसे हमने ओपेक की बात की, तो एक प्राइस लीडरशिप को फ्रेम करना जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स को जो डिस्कस करेंगे वो हम आसानी से देख लेते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज़ देयर, अब ओलिगोपोली मार्केट में अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, देन लीडरशिप विल बिकम अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है। अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है तो प्रॉब्लम है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है फिर तो हम ये डिफरेंट जो मॉडल्स हैं स्पेशली रिगार्डिंग द प्राइस लीडरशिप वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा होता है नॉन प्राइस कंपटीशन। अब ये भी हमने देखा था, जब कोल्यूशन होता है तो कोल्यूशन में हम देखते हैं प्राइस तो फिक्स हो गई, जो प्राइस एक सेट हो जाती है, सब फॉलो करते हैं। एक लीडर जो है, जो डोमिनेट फॉर्म है, या एग्रेसिव प्राइसेस के थ्रू, या बैरोमेट्रिक जो लीडरशिप है, ये डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। इसमें क्या होगा, प्राइस तो सेट हो जाएगी और अदर्स फॉलो भी करेंगे, उनको कंपेल भी किया जाता है, और समटाइम तो उनको थ्रेट भी दिया जाता है कि यू हैव टू कंपल्सरी फॉलो इट। अगर नहीं फॉलो करोगे तो दे विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट, उनके लॉसेस होंगे। तो ये भी इफ़ेक्ट हमें दिखाई देता है। लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर इस ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में हमें दिखाई देते हैं जो फिर नॉन प्राइस कंपटीशन के अलग टैक्टिक्स को फॉलो करते हैं। यानी नॉन प्राइस कंपटीशन में वो क्या करते हैं, कुछ सीक्रेट्स जो हैं, डिस्काउंट्स जो हैं, मार्जिन जो है वो सेट कर देते हैं, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होल सेलर्स हैं,
वो उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स को भी वो जनरली हमें इस मार्केट में दिखाई देता है। और थर्ड है डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये दिखाई देता है। अभी तक हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि सपोज़ एक लार्ज फर्म है जो मार्केट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इसकी वजह से वो इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो भी इंजॉय कर रहा है, उसकी कॉस्ट भी कम है। तो लो कॉस्ट की वजह से वो मार्केट में ज़्यादा शेयर जो है वो अकेला ही जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। वो हम डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बेनिफिट्स हैं, लेकिन इट इज़ नॉट सर्टन ऑल द टाइम, हमेशा ये फिक्स नहीं रहेगा। हो सकता है फ्यूचर में कोई नया बिजनेसमैन आ जाए, नया प्रोड्यूसर आ जाए जो नई टेक्नोलॉजी को अगर वो यूटिलाइज़ करेगा और उसकी कॉस्ट लीडर फर्म से भी कम हो गई तो इसमें थोड़ा चेंजेस आता है। क्योंकि अगर मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट में अगर किसी नए फर्म की एंट्री हो गई जिसकी न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसकी न्यू अगर हम लोग देखते हैं चेंजेस आ रहे हैं और वो मार्केट के डिमांड को और अच्छी तरह से स्टडी कर रहा है और वो उसमें चेंजेस ला के डिज़ाइन में, मॉडल में और बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन अगर उसका प्रोडक्ट एग्जिस्टेड प्रोडक्ट से काफ़ी सुपीरियर प्रूव हुआ तो बटन है, चलो फिर वो मार्केट का लीडर बन जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी डिफरेंट चेंजेस आते ही रहते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हमें इस मार्केट में दिखाई देते हैं। एक तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है जिसकी वजह से किसी का लीडर बनना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और अगर सपोज़ होमोजीनियस प्रोडक्ट है यानी परफेक्ट ओलिगोपोली है तो इस सिचुएशन में फिर नॉन प्राइस कंपटीशन के टैक्टिक्स वो हमें दिखाई देते हैं। और सम टाइम डिफरेंस इन द कॉस्ट का वो भी हमेशा इस मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो बदलाव, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी आते हैं, कुछ इनोवेटिव चेंजेस आते हैं, कभी कभी डिफरेंट मार्केट को हम सर्च कर लेते हैं जिसकी वजह से डिमांड जो है वो इतनी बढ़ जाती है, हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो कॉस्ट कम हो जाती है। तो अगर ऐसा बेनिफिट किसी प्रोड्यूसर को, ओलिगोपोलिस्ट को मिलता है तो बट नेचुरल लीडर की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये है लिमिटेशंस। ओके बच्चों, अब बाकी आते हैं इनके टाइप्स। अब जब हम प्राइस लीडरशिप के टाइप्स देखते हैं बच्चों तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, हाँ इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने डिस्कस किए। ओके हाँ, लेकिन हम उसकी जो मॉडल्स हैं कंपैरेटिवली हम देखेंगे सिमिलर ही है, थोड़ा थोड़ा उन्होंने डायग्राम में चेंजेस लिया हुआ है। ओवरऑल हर एक की जो सोच है वो यही है कि मार्केट में एक ऐसी पोजीशन एंजॉय करना जिस पे वो अपने आउटपुट को सेट कर सके और उसके प्राइस को सेट कर सके। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस लीडरशिप। ओके, फर्स्ट है जैसे डोमिनेंट फर्म लीडरशिप। अब जब हम देखते हैं, नाम ही क्या कहता है, डोमिनेंट फर्म लीडरशिप, यानी जब हम देखते हैं कि एक फर्म ओलिगोपोली मार्केट में जिसको एक एडवांटेजेस मिला हुआ है कि वो अपने मार्केट का काफ़ी हिस्सा जो है, जो ज़रूरतें हैं, डिमांड है, वो एक अकेली फर्म ही सेटिस्फाई कर रही है। अब जब एक ही अकेली फर्म मार्केट का लार्ज शेयर जो है, प्रोड्यूस जो है वो प्रोवाइड कर रही है, यानी ही इज़ एंजॉइंग द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ओके, तो वही डोमिनेंट फर्म कहलाती है। और वो डोमिनेंट फर्म जस्ट लाइक अ पार्शियल मोनोपोली की तरह मार्केट में बिहेव करती है, यानी वो भी एक मोनोपोली की तरह ही ट्रीट करती है अपने आप को। यानी वो डिसाइड करेगी कि मार्केट का कितना जो है वो डिमांड है, किस तरह से उसका प्रोडक्शन लेवल होगा, फिर वो प्राइस को फिक्स करेगी और कंपेल करेगी ये डोमिनेंट लीडर कि सब उसको फॉलो करें, सब उसको फॉलो करें। तो ये डोमिनेंट फर्म लीडरशिप होती है। अच्छा, डोमिनेंट फर्म में जनरली हम क्या देखते हैं, जो ये डोमिनेंट फर्म होती है जो मार्केट का मैक्सिमम प्रोड्यूस जो है वो अकेला इटसेल्फ प्रोड्यूस करता है, तो जनरली हम वहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों, वो लो कॉस्ट फर्म रहती है। क्योंकि जनरली इस एक ओलिगोपोली मार्केट में हम देखते हैं जिसकी कॉस्ट लो है वो हमेशा इस मार्केट में लीडरशिप की पोजीशन को एंजॉय करता है। अब लो कॉस्ट पे जाने से पहले तो हम इस डोमिनेंट फर्म की लीडरशिप को बच्चों थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम डोमिनेंट लीडर की पोजीशन को हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या दिखाई देता है कि जब एक ही फर्म मार्केट का मैक्सिमम डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस लेवल पे कुछ फर्म्स ऐसे हैं जिनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है और कुछ फर्म्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट जो है वो कम है। जैसे हमने कहा एक डोमिनेंट फर्म है जिसकी कॉस्ट कम है। अब इसकी कॉस्ट को, लो कॉस्ट फर्म को हम इधर भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक जनरल पैटर्न भी देखते हैं बच्चों।
अब किसी किसी मॉडल में इस तरह से भी दिखाया गया है, जैसे से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्सिस पे आउटपुट और यहाँ पे हमें दिखाई देता है प्राइस। ओके बच्चों, नाउ अब हम इस मार्केट में क्या देखते हैं, सपोज अभी ओलिगोपोली मार्केट है, इस मार्केट की ये डिमांड पोजीशन है, ये मार्केट का डिमांड पोजीशन जो है वो डिसाइड हो जाता है। ओके, अब इस मार्केट का जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी डिसाइड हो गया। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू यानी ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन में भी हम जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि फ्यू सेलर्स है मार्केट में, उसमें हमें इस तरह की सिचुएशन दिखाई देती है। ओके बच्चों, अब क्या है, सपोज कोई फर्म ऐसी है जिसका मार्जिनल कॉस्ट जो रहता है, से फॉर एग्जांपल हम दिखाते हैं कि इस तरह से हमें मार्जिनल कॉस्ट दिखाई दिया, किसी एक फर्म का हमें दिखाई दिया। अब जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ने मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ कट किया, क्या मिला, इक्विलिब्रियम 1। ओके, अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करके देखो बच्चों, तो ये यहाँ पे डिमांड कर्व यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व, उसको यहाँ पर टच किया यानी रेवेन्यू डिसाइड हुआ। अब ये जो रेवेन्यू है उसके बेसिस पे उन्होंने प्राइस को डिसाइड कर लिया बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, सपोज क्यू। ओके, अब इसने ये जो फर्म है, सपोज ये मार्जिनल कॉस्ट का किसी एक फर्म का है, ये है फर्म ए, ये है फर्म ए, इस फर्म ए का ये मार्जिनल कॉस्ट का है MC1। अब इसने मार्जिनल कॉस्ट ने MR को यहाँ कट किया, उस लेवल पे ही कैन एबल टू सेल OQ क्वांटिटी एट OP प्राइस। बराबर बच्चों, यानी OQ क्वांटिटी को वो OP प्राइस जो इस मार्केट में डिसाइड हो गई बाय MR और MC के अप्रोच के हिसाब से, क्योंकि इक्विलिब्रियम हर प्रोड्यूसर वहाँ पे एंजॉय करता है जहाँ मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और जो MC कर्व है वो MR कर्व को बिलो से कट करेगा, यानी वो अपवर्ड ट्रेंडिंग होगा, तो वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम डिसाइड हो गया, OP प्राइस डिसाइड हो गई और OQ क्वांटिटी। ओके बच्चों, लेकिन सपोज कोई फर्म B है, अब फर्म B का जो मार्जिनल कॉस्ट का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, ये मार्जिनल कॉस्ट का स्ट्रक्चर है, ये MC1, ये है फर्म B, ये फर्म B का है। अब जब फर्म B ने MR को यहाँ टच किया तो हमें मिला इक्विलिब्रियम 2। ओके, अब इस इक्विलिब्रियम 2 पे हम जनरली दिखाते हैं किस तरह से हम स्ट्रेट लाइन जो है वो भी ड्रॉ करते हैं बच्चों। अब इस स्ट्रेट लाइन को मैं डायरेक्टली यहाँ लेके आ रही हूँ और यहाँ पे Q1, अब जो ऊपर जाएगा और एवरेज रेवेन्यू को यहाँ टच करेगा, यहाँ मिलेगा R1 और इसी R1 से उसका प्राइस डिसाइड होगा P1। ओके बच्चों, अब देखो आप डिसाइड करो, अब यहाँ पे जो फर्म B है उस फर्म B का जो लेवल है, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ E2 पे एंजॉय कर रहा है, क्वांटिटी क्या है OQ1 और प्राइस क्या मिल रही है OP1 एट इक्विलिब्रियम E2 पे हमें ये मिल रहा है। अब देखो, अब इस मार्केट में ये दो फर्म्स हैं, फर्म A है, फर्म B है। वैसे तो बहुत सारी फर्म्स रहती है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं दो फर्म्स हैं, उनके प्रोडक्ट होमोजीनियस हैं और वो मार्केट में अपने डिमांड को शेयर कर रहे हैं। ओके, लेकिन कॉस्ट कर्व दोनों फर्म का डिफरेंट है। ओके, अब कॉस्ट कर्व डिफरेंट है तो दोनों का इक्विलिब्रियम पोजीशन भी अलग अलग लेवल पे आया, राइट बच्चों। अब इसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं, फर्म ए का प्राइस हायर है OP, लेकिन फर्म बी का जो प्राइस है वो लोअर है OP1, वो कम है। जब फर्म बी का प्राइस कम है तो ऑटोमेटिकली एक कंज्यूमर किसका प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेगा, फर्म बी का। अब इस ओलिगोपोली मार्केट में जब प्राइस कम होती है, जिसका प्राइस लो है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी आप देखो ज़्यादा है, यहाँ पे ही इज़ एंजॉइंग द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब इस फर्म ए के पास एक ऑप्शन है, या तो वो प्राइस को रिड्यूस करे, वो प्राइस को रिड्यूस करके OQ क्वांटिटी एट OP1 पे सेल करे, नहीं तो वो मार्केट में लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो एनी हाउ हम देखते हैं कि ये जो डोमिनेंट फर्म रहती है, वो डोमिनेंट फर्म जो है, जो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती है, उसका हमेशा हम देखते हैं कॉस्ट लो रहता है। ये लो कॉस्ट फर्म है, उस लो कॉस्ट की वजह से उसने प्राइस भी सेट कर दिया कम, और उसी प्राइस पे वो कंपेल करता है दूसरे प्रोड्यूसर्स को टू फॉलो दैट प्राइस। या तो आप OP1 प्राइस रखो,
या अगर आप इंडिपेंडेंट प्राइस अपना हायर प्राइस रखना चाहोगे तो इससे क्या होगा, वो लॉन्ग रन मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यही ओलिगोपोली मार्केट का सबसे स्पेशल फीचर रहता है, क्योंकि हमने क्या कहा, प्राइस वॉर, यहाँ प्राइस की वॉर है। जैसे ही हमने देखा दूसरे प्रोड्यूसर, प्रोडक्ट वही है, अब प्रोडक्ट वही है, अगर वही प्रोडक्ट सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट मुझे कम प्राइस में मिल रहा है तो कस्टमर हाई प्राइस की तरफ क्यों जाएगा। इसके लिए वो जो दूसरा कंज्यूमर है यानी फर्म जो है वो मार्केट में से एग्जिट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, वो लॉन्ग रन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये डोमिनेंट फर्म जो है वो हमें इस मार्केट में दिखाई देता है। इसके लिए हमने कहा कि ये एडवांटेजेस किसको मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है, नॉट टू द प्रोड्यूसर। यही डोमिनेंट फर्म जो रहती है वही एस्टिमेट करती है मार्केट का डिमांड कितना होगा, मुझे कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, किस लेवल पे मैं मैक्सिमम प्रॉफिट को एंजॉय करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेट बाय द डोमिनेंट फर्म एंड अदर विल फॉलो इट, और बाकी जो है वो उन्हें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके बच्चों, अब एक तो स्ट्रेटजी ये है। अच्छा, दूसरा हम क्या देखते हैं कि ये जो लो कॉस्ट फर्म है, अब ये जो लो कॉस्ट फर्म है उसको तो फ़ायदा हमने यहाँ पे देख लिया कि वो डोमिनेंट फर्म का पोजीशन भी जो है वो एंजॉय करती है। लेकिन कहीं पे एक मॉडल ये है, मैंने पहले ही कहा प्राइस लीडरशिप में आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग थियरीज़ जो है वो दिखाई दी हैं। हर कॉलेज जो है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करता है, और कहीं पे आपको ये डायग्राम दिखाई देगा। अब कुछ मैक्सिमम बुक्स में आप देखोगे कि लो कॉस्ट फर्म का उन्होंने डायग्राम दिया गया है। अब प्राइस लीडरशिप विथ लो कॉस्ट फर्म, अब लो कॉस्ट फर्म में चलो बच्चों अभी ये भी देख लेते हैं कि लो कॉस्ट फर्म में हमें किस तरह से प्राइस लीडरशिप जो है वो दिखाई देती है। अब इसमें हम क्या दिखाते हैं कि जो फर्म जिसकी कॉस्ट लो है ना, उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन है और वो मार्केट का काफ़ी अच्छा हिस्सा भी इंजॉय करता है। अब इसमें मैंने क्या किया, एल शेप में आपको दिया है, जिसमें वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है बच्चों, प्राइस मैंने दिखाया है। जैसे मैंने 2, 4, 6, 8, 10 करके मैंने प्राइस दिखाया है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारा आउटपुट सेट हो रहा है। ओके, अब जो एक लीडर फर्म है इस मार्केट का, उस लीडर फर्म का ये टोटल मार्केट का डिमांड का, ये डी जो है ये टोटल डिमांड का है, टोटल डिमांड कर्व ऑफ मार्केट, ये मार्केट का टोटल डिमांड कर्व है। ओके, लेकिन जो लीडर फर्म है, उस लीडर फर्म का जो डिमांड है, यानी उसने हमने क्या कहा कि जो डोमिनेंट फर्म है वो हमारे मार्केट का एस्टिमेट कर लेता है कि मैं कितनी डिमांड को मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा। तो जो लीडर फर्म है उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ लीडर फर्म, मैंने क्या लिखा, DL लिखा बच्चों। अब मैंने क्या किया है, ये जो प्राइसेस मैंने लिया उसमें मैंने लीडर फर्म का सपोज एस्टिमेट मैंने यहाँ पे रेड लाइन आपको डॉटेड में दिखा दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया कि सपोज जो लीडर फर्म है वो प्राइस फिक्स करता है एट 10, क्योंकि उसका MR और MC जो है वो 10 रुपीज़ के प्राइस पे वो सेट कर देता है, वो मिनिमम 10 पे अपने रेवेन्यू को सेट कर देता है। इसके लिए मैंने क्या किया, एवरेज रेवेन्यू जो डिमांड फॉर लीडर है ये मैंने यहाँ पे लिया। अब मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू ये भी लीडर फर्म का है, MR ऑफ लीडर ले लिया। अब ये जो फर्म है इस फर्म का जो मार्जिनल रेवेन्यू हमने दिखा दिया कि ये मार्जिनल रेवेन्यू है। एक तो हमने क्या दिखा दिया, एक डिमांड फॉर, ये हम डायरेक्टली यहाँ से दिखा दें। ओके, ये है डिमांड फॉर लीडर। ओके, ये हमने दिखा दिया, और दूसरा हम क्या दिखा रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। अब हम क्या दिखा रहे हैं कि इस मार्जिनल रेवेन्यू कर्व पे सपोज हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लीडर, ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लीडर हमें दिखाया, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है लीडर का। अब इसका जो इक्विलिब्रियम है सपोज यहाँ पे मिला, इक्विलिब्रियम ऑफ लीडर, ये इक्विलिब्रियम ऑफ लीडर का हमें मिला। अब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट सपोज इस लेवल पे यानी इस 10 रुपीज़ के प्राइस पे सेट हो जाता है, जो हमने पहले डिसाइड कर दिया। ओके बच्चों, ताकि डायग्राम ड्रॉ करना आपके लिए इजी हो जाए। हमने क्या किया, L का फॉर्मेट लिया, एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया,
वाई एक्सिस पे प्राइस लिया। प्राइस को मैंने इस तरह से रैंडमली 2-4 का हमने गैप रखा और यहाँ क्वांटिटी मैंने डिसाइड किया 100 यूनिट्स, 200 या 300, 400, 100 का गैप रखा। एक नॉर्मल डिमांड कर्व जो टोटल मार्केट डिमांड, ओके। यहाँ पे आपका डिमांड कर्व ऑफ लीडर जो है वो मैंने ड्रॉ किया एवरेज रेवेन्यू कर्व, और उसके बाद मैंने मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ लीडर। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो मैंने यहाँ पे पहले लीडर का दिखा दिया। लेकिन जो दूसरे हैं अब ये जो लेवल है जहाँ पे हमने दिखाया, ये सपोज आपका लीडर का लेवल है n, ये n लेवल पर डिसाइड हुआ। ये अभी यहाँ पे जो है ये पॉइंट जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, अब यहाँ से आपके जो दूसरे फॉलोअर्स हैं उनका भी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो MC लेवल पे दिखाई दे रहा है। ये किसका है? फॉलोअर्स, अदर्स, यानी अदर फॉलोअर्स इन द मार्केट। ये इनका कॉस्ट है जो दूसरे मार्केट में ओलिगोपोलिस्ट अवेलेबल हैं। इनका कॉस्ट उनसे डिफरेंट है क्योंकि सबका कॉस्ट मार्केट में सेम नहीं होता। लीडर का कॉस्ट इस लेवल पे है, इसके लिए उसने क्या प्राइस फिक्स कर दिया कि मैं तो भाई 10 रुपीज़ में सेट करूंगा, मैं 10 रुपीज़ में ही सेल करूंगा। जैसे अभी हमने देखा कि प्राइस जो लो था वही मार्केट में सेट हो गया। अब उन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया, अभी प्राइस फिक्स हो गए 10 रुपीज़ में। अब क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी वो हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। अब क्या है, इस 10 रुपीज़ पे हम मार्केट में डिमांड कितनी देख रहे हैं बच्चों? 300। इस 10 रुपीज़ पे सपोज 300 गुड्स की डिमांड है, तो इसमें जो ये आपकी कॉस्ट है, यानी जहाँ पे हमने देखा T और सपोज ये है S, मैंने अलग अलग नाम दे दिया। अब हम क्या देखेंगे कि मार्केट की टोटल डिमांड तो 300 है, लेकिन उसमें जो ये लीडर है 100 यूनिट तो ये अकेला ही बनाएगा। जो लीडर है वो क्या करेगा? लीडर जो है वो 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा, और इस 100 यूनिट्स पे हम क्या देखते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ऑफ लीडर की वो इक्वल टू है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ लीडर, और वो भी किस पॉइंट पे? एट पॉइंट एन पे। इस लेवल पे सब इक्वल है, और वो कितना प्राइस है? वो है ₹10 इस 10 पे। और कितनी को आउटपुट को वो प्रोड्यूस करेगा? और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा 100 यूनिट्स, वो 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा। ये लीडर के लिए सेट हो गया, जो डोमिनेट फर्म भी हो सकती है, जो लो कॉस्ट मोस्टली मार्केट में है, जिसने लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस किया, तो वो ज़्यादातर अपने मार्केट में अपना डोमिनेंट पोजीशन जो है वो मेंटेन करेगा, वो सेट करेगा प्राइस। उसने प्राइस सेट कर दिया और बाकी दे आर कंपेल्ड टू फॉलो दैट प्राइस, और उनको बाकी जितने भी ओलिगोपोलिस्ट हैं उनको सेम प्राइस मार्केट में फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये 10 रुपीज़ पे उन्होंने जो है वो मार्केट में अपना प्राइस फिक्स कर दिया। उसमें से 100 यूनिट्स तो ये बनाएगा, बाकी जो 300 में से 200 यूनिट है, तो वो 200 यूनिट जो है वो अदर फॉलोअर्स जितने भी मार्केट में हैं, अदर फॉलोअर्स वो बनाएंगे 200 यूनिट्स। तो ये भी आपके मार्केट में इस तरह का मॉडल भी हमें दिखाई देता है, यानी उन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया। जैसे हमने अभी अभी मार्केट में देखा कि एक प्रोड्यूसर है, जैसे हमने का फर्म ए देखा था, उसका प्राइस हाई था, लेकिन फर्म बी जो थी उसका प्राइस कम था, तो फर्म बी विल बी कंसिडर्ड एज अ लीडर, उनको लीडर माना जाएगा क्योंकि उसकी प्राइस कम है। अब प्राइस कम है, उसने उन्होंने सेट कर दिया। अब आती है बारी आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, तो वो आउटपुट भी उन्होंने डिसाइड कर दिया। तो इस तरह से आउटपुट का लेवल भी वो लोग डिसाइड कर देते हैं। और आउटपुट का लेवल कितना था? जैसे एक नॉर्मल डिमांड का था। अब इस 10 रुपीज़ पे कितनी हमारी डिमांड थी? टोटल थी 300। उसमें से अकेला लीडर जो है वो 100 यूनिट्स को तो वो शेयर करेगा, प्रोड्यूस भी करेगा, शेयर भी करेगा। बाकी जो 200 यूनिट हैं वो जितने भी मार्केट में दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं वो शेयर करेंगे। अब ये था एक ये स्ट्रेटजी जिसमें हम मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें एक और मॉडल भी हम देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, इस मार्केट में जब हम देखते हैं तो दूसरे भी हमें प्राइस लीडर जो है वो दिखाई देते हैं, जैसे बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। अब जब हम बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड ओलिगोपोलिस्ट हैं, एक्सपीरियंस यानी जो काफ़ी लॉन्ग टर्म से मार्केट में सर्वाइव करते आ रहे हैं,
लार्ज बिजनेसमैन हैं, जैसे हमने काफ़ी डोमिनेंट लीडरशिप देखा, या कुछ अच्छे रेपुटेड फर्म्स हैं जिनका गुडविल मार्केट में हाई है, यानी रेस्पेक्टेड जो फर्म्स हैं, दे विल टेक द चार्ज ऑफ लीडरशिप इन द मार्केट। वो मार्केट में एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं और वही मार्केट में लीडर बन जाते हैं। ऐसे लीडर जो रहते हैं, जब कभी मार्केट में ऐसा होता है कि बैरोमेट्रिक यानी कि एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा, एक लार्ज इंडस्ट्री है, एक लार्ज प्रोड्यूसर है, अब वो क्या करते हैं, सपोज उन्होंने मार्केट को असेस किया, अब उनको लगा कि मार्केट के कंडीशंस में हम चेंज ला सकते हैं, उसमें डिमांड का जो है उसमें बदलाव ला सकते हैं और डिमांड हमारी एक्सपांड हो सकती है, हम उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसमें चेंजेस ला सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी में चेंजेस ला सकते हैं, हम उनके प्रोडक्ट को और कुछ नया डिज़ाइन और लुक देके हम उनकी डिमांड को और बदल सकते हैं। यानी वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का सहारा लेके मार्केट को और वाइडर बनाना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो हमें बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में दिखाई देती है। लेकिन बच्चों, इसमें क्या होता है कि उन्होंने प्राइस फिक्स किया, अब जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं मे और मे नॉट फॉलो इट। अगर उनको अच्छा लगता है दे विल फॉलो इट, यानी यहाँ पे जो है इट विल डिपेंड अपॉन योर ओन विल एंड विश, यानी वो विलिंगली जो है। मोस्टली ऐसा दिखाई देता है जब ओलिगोपोली मार्केट होती है ना, जब एक लार्ज फर्म है, एक एक्सपीरियंस फर्म है, उसने प्राइस फॉलो किया तो बट नेचुरल डिसाइड किया तो अदर हैव टू फॉलो इट, तो वो विलिंगली भी फॉलो कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है जब बड़ी फर्म इतना ब्रांडेड जो है वो मार्केट में अगर लो प्राइस पे काम कर रही है तो हमें भी वैसा ही दिखाना चाहिए। वो जब इस तरह से प्रोडक्ट को मार्केट में डिफरेंट एडवर्टाइजिंग या सेलिंग कॉस्ट के थ्रू सेल कर रही हैं तो हमें भी करना चाहिए, यानी उनके मॉडल्स ऑपरेंडी को दे विल आल्सो फॉलो इट, वो भी उनके वर्किंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये होता है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। ओके बच्चों, एक और दिखाई देता है एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप। जब हम कहते हैं एग्रेसिव, इसको एक्सप्लॉयटेटिव प्राइस लीडरशिप भी कहा जाता है। अब जब हमने कहा एग्रेसिव है, एग्रेसिव मीन्स वन काइंड ऑफ एक दादागिरी इन द मार्केट, यानी ये जो फर्म रहती हैं वो ज़्यादातर डोमिनेंट एक लीडरशिप की तरह, मोनोपोली की तरह रिएक्ट करती हैं मार्केट में, यानी वो दिखाते हैं हमारा मार्केट में शेयर बहुत बड़ा है। जैसे हमने देखा कि 100 यूनिट्स तो मेरा ही है, 1/3 मार्केट का तो मैं अकेला ही बिजनेसमैन जो है मार्केट में ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू सेट सम एग्रेसिव प्राइस पॉलिसी इन फेवर ऑफ देम। वो इस तरह की पॉलिसी सेट करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट का लेवल मैक्सिमम रहे, यानी जो दूसरे बिजनेसमैन हैं उनका कॉस्ट ज़्यादा है फिर भी उनको प्राइस कम पे ही सेल करना है, भले उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो, लेकिन उनको सेट उसी पे ही करना है, सेल उस पे ही करना है। नहीं करेंगे तो मार्केट में से बाहर हो जाएंगे, सीधा सा है। क्योंकि जो मेन मार्केट का लीडर है, जो मेन मार्केट में मैक्सिमम क्वांटिटी सेल कर रहा है, उसने ही प्राइस कम रखी है, तो दूसरे फॉलोअर्स कैसे करेंगे उसको हाई प्राइस पे। तो इसके लिए जो ये इस तरह की डोमिनेटिंग फर्म होती है, जिसको हमने क्या कहा, पार्शियल मोनोपोली, वो मोनोपोली की तरह ही रिएक्ट करता है और वो जनरली क्या कर देता है, वो इस तरह की एग्रेसिव प्राइसिंग पॉलिसी को बना लेता है और सामने वाले जो ओलिगोपोलिस्ट है उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको एनी हाउ उनकी जो प्राइस सेट की हुई है वो उनको माननी है, उनको एक्सेप्ट ही करनी है। अगर वो नहीं करेंगे तो सब जितने भी कंज्यूमर हैं वो तो लो प्राइस पे परचेस करेंगे और फिर उनके प्रोडक्ट को कोई डिमांड ही नहीं आएगी, तो ऑटोमेटिकली दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट। तो इसके लिए ओलिगोपोली मार्केट में ये प्राइस की वॉर हमेशा दिखाई देती है। ओके बच्चों, अच्छा एक और चीज़ हम जनरली देखते हैं जो ये लो कॉस्ट फर्म है। अब लो कॉस्ट फर्म जो है, जिन्होंने प्राइस को सेट कर दिया, प्राइस भी सेट हो गई, क्वांटिटी भी उन्होंने डिमांड कर लिया। अब इसमें कभी कभी एक मॉडल और भी बच्चों हमें दिखाई देता है जो जनरली वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि किस तरह से इस मार्केट में हम देखते हैं कि जो एक डोमिनेटिंग फर्म है वो अपने प्राइस को मार्केट में जब सेट करती है तो उस समय वो कैसे इक्वल प्रोडक्ट जो है वो आपस में दो प्रोड्यूसर, क्योंकि कुछ बुक्स में जो प्राइस लीडरशिप है उनके लिए उन्होंने क्या अज्यूम किया गया है कि देयर आर 2 फर्म्स, जैसे हमने अभी लिया कि देयर आर 2 फर्म्स, 2 फर्म्स हैं और वो जो 2 फर्म्स हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं और उनमें कॉस्ट का जो है दोनों फर्म का डिफरेंट है।
अब से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं फिर से एक एल का एक मॉडल ले लेती हूँ बच्चों। फिर से देखो आपको एग्ज़ाम में जैसे ये मैंने लो कॉस्ट का दिखाया, आपने ये ड्रॉ कर दिया या फर्स्ट ड्रॉ कर दिया, एक ही डायग्राम दिखाना है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके कॉलेज में उन्होंने जो आपको डायग्राम सिखा दिया ऑल आर सिमिलर, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ वाई एक्सिस पे हमें मालूम है प्राइस होता है और एक्स एक्सिस पे क्या होता है बच्चों, हमेशा आउटपुट। अब ये भी देखना डोमिनेटिंग पोजीशन है जिसकी लो कॉस्ट है, कैसे इस लेवल पे वो अपने प्रोडक्ट को शेयर करते हैं बच्चों। अब से फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या कहते हैं कि सपोज़ मार्केट का जो डिमांड है ये डी ये मार्केट का डिमांड है, दिस इज़ टोटल मार्केट डिमांड, ये मार्केट का डिमांड है। ओके, अब ये टोटल मार्केट डिमांड में वो क्या करते हैं कि जो फर्म है वो आपस में, और ये अजम्पशन लिया गया कि देयर आर 2 फर्म, जबकि ओलिगोपोली फर्म में मोर देन 2 बट लेस देन 10, क्योंकि मैक्सिमम 10 तक ही प्रोड्यूसर, हमें वेरी फ्यू जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ओलिगोपोली मार्केट में डिसाइड देते हैं। अब से फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने क्या दिखा दिया कि ये जो मार्केट है इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो हमें यहाँ पे दिखाई दिया, लेकिन ये जो टोटल डिमांड है उस टोटल डिमांड का वो क्या करते हैं कि जो 2 फर्म्स हैं वो आपस में अपने प्रोडक्ट को हमेशा बांट के ले लेते हैं, हाफ ऑफ करके ले लेते हैं, डिवाइड करके ले लेते हैं, इक्वल जो है वो इक्वल शेयर जो है वो डिमांड कर्व में ले लेते हैं। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल इन एम आर और डी के बीच में एक और डायग्राम में ले रही हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल D1। ओके, ये इस डिमांड का कॉस्ट सपोज़ हम हाफ करके ले लेते हैं। अब सपोज़ कोई फर्म है, दैट इज़ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं फर्म सपोज़ ए। अब फर्म ए जो है इसका मार्जिनल कॉस्ट का वो फर्म ए, ये हमने दिखा दिया। अब मार्जिनल कॉस्ट जो फर्म ए का दिखाया जिसने एम आर को यहाँ पे कट किया, तो ये भी हमें मिला इक्विलिब्रियम ऑफ ए। ओके, अब ये जो इक्विलिब्रियम हमें ए का मिला, अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करो बच्चों, तो यहाँ पे हमें मिला Q। ओके, ये डार्क कर रही हूँ। अब इसको मैं ड्रैग करूँगी ऊपर, अब यहाँ पर ड्रैग किया तो यहाँ पे हमें मिला सपोज़ रेवेन्यू ऑफ ए, और यहाँ से मुझे मिली प्राइस, ये प्राइस ऑफ ए, ये डिसाइड हो गई। ओके, यानी OQ क्वांटिटी ये कौन प्रोड्यूस करेगा, ए, और प्राइस जो है वो किसका हो गया, प्राइस उन्होंने ए फर्म ने डिसाइड कर दिया। ओके, अब देखो लीडर कौन बनेगा अभी डिसाइड नहीं हुआ, उनका पहले हम लोग अपना मार्केट में सिचुएशन देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंटली वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो चाहें तो मार्केट में इंडिपेंडेंटली भी डील कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगी, लॉन्ग रन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उन्हें कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उनके हिसाब से उनको मूव लेना पड़ेगा। अब देखो जो फर्म बी है उसका जो कॉस्ट है वो लो कॉस्ट है। अब इस लो कॉस्ट में MC कर्व ऑफ बी फर्म, ये बी फर्म है, ए फर्म, ये फर्म ए, उसका कॉस्ट कर्व फर्म ए, और ये है फर्म बी, उसका कॉस्ट कर्व हमने दिखा दिया। अब उन्होंने यहाँ पर टच किया MR ने MC को, तो ये मुझे मिला इक्विलिब्रियम ऑफ बी फर्म। अब इस बी फर्म का जो इक्विलिब्रियम है, फिर मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन ले रही हूँ बच्चों, फिर वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन, ये मुझे मिला QB, ये क्वांटिटी ऑफ B का। अब इसको मैं ड्रैग करूँगी यहाँ पे सीधा, तो ये यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिलेगा। ओके, ये यहाँ पे मिला रेवेन्यू ऑफ B। अब यहाँ से मैं प्राइस ले लूँ, प्राइस ऑफ B। ओके, अब देखो B फर्म का जब आपने देखा क्वांटिटी ज़्यादा क्योंकि इसकी कॉस्ट कम, अब जब इसकी कॉस्ट कम होगी तो बटर नेचुरल प्राइस कम होगी, अब प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो देखो उसने क्वांटिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस किया क्योंकि उसको मालूम है कि आई कैन सेल मोर यूनिट्स इन द मार्केट, मैं मार्केट में ज़्यादा सेल कर पाऊँगा क्योंकि मेरी प्राइस कम है। अब ये उन्होंने डिसाइड किया, तो जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था कि एक डोमिनेंट फर्म है, तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन हो जाएगा, बी, ये हो जाएगा लीडर ऑफ मार्केट, ये मार्केट का लीडर हो जाएगा, लीडर ऑफ मार्केट, क्योंकि यही एक वही रोल जो है वो प्ले कर पाएगा क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ऑब्जर्व करेगा कि इस पूरे मार्केट की जो डिमांड है, इस पूरे मार्केट की जो डिमांड है वो देखो कितनी आ रही है, इतनी है,
ये पूरे मार्केट की डिमांड है जो वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब इस मार्केट की जो पूरी डिमांड है, से फॉर एग्जाम्पल क्यू, टोटल डिमांड कितनी है ओ क्यू, ये टोटल डिमांड है। टोटल डिमांड कितनी है बच्चों, ओ क्यू, टोटल डिमांड है ओ क्यू। अब इस ओ क्यू में से जो दोनों फर्म्स हैं, हमने क्या अज्यूम किया है, दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। अब जो फर्म ए है और फर्म बी है, उन्होंने प्राइस डिसाइड कर दिया इस पे, क्योंकि फर्म बी जो है वो लीडर है, उसने प्राइस को लोअर लेवल पे डिसाइड कर दिया। अब ए फर्म के पास कोई ऑप्शन है नहीं, उसको अपने प्राइस को कम करके नीचे आना ही पड़ेगा। अगर वो नीचे नहीं आएगा तो वो मार्केट में से बाहर, यानी उसको कम करना पड़ेगा। और वो नीचे जब प्राइस इस पे आएगा तो क्या होगा, इसमें पूरा ये मार्केट स्ट्रक्चर है, यानी ये हमारा ओ क्यू है। अब वो क्या करेंगे, जितना ये आउटपुट ओ क्यू है, उस ओ क्यू का जो हाफ पोर्शन है वो फर्म ए को देगा, और ओ क्यू का जो हाफ है वो फर्म बी जो है, वो लीडर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ये भी ऑप्शन रहता है, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में ये सब चीज़ें जो है वो मिलके डिसाइड होती है। जैसे हमने कहा, ज़्यादातर जो एग्रीमेंट होती हैं वो इनफॉर्मल और टैसिट रहती हैं, यानी दे एनी हाउ दे हैव टू ओबे, दे हैव टू फॉलो द लीडर फर्म इन द मार्केट। तो जो लीडर है, जिसको मालूम है कि प्राइस जो है वो कम हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है, उसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा है, उसकी टेक्नोलॉजी बेटर है, सुपीरियर है, उसका लेबर अच्छा है, उसका ह्यूमन एंड रिसोर्स डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, तो ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही कैन सेट द प्राइस लो इन द मार्केट। और जब लो प्राइस है तो बट नेचुरल ही कैन सेटिस्फाई मोर, वो ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकता है। इसी की वजह से उसने क्या किया, ओ क्यू क्वांटिटी था, फिर फर्म ए और फर्म बी जो है वो इक्वल प्रोडक्शन आपस में सेट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली देखते हैं जब ये लीडर है, जब ये लीडर है तो लीडर हमेशा मार्केट में, जब हम जनरली देखते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, जो लीडर था वो 1/3 मार्केट का शेयर प्रोवाइड कर रहा था, यानी प्रोड्यूस कर रहा था, और बाकी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको रेस्ट ऑफ जो है वो डिमांड मार्केट में शेयर करके दे दी। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि लीडर जो है, जिसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो ही विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इसके लिए उसने क्या किया, मैक्सिमम प्रोड्यूस किया, एंड ही विल ट्राई टू एंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट विथ लो प्राइस। लीडर भी है, प्राइस भी वो सेट करेगा, आउटपुट भी वो सेट करेगा। तो इस तरह की एग्रीमेंट्स जो हैं वो मार्केट में होती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ये एग्रीमेंट ज़्यादातर रिटर्न नहीं होती हैं, ऐसे ही वो आपस में मिलते हैं एंड दे विल सेट द प्राइस। तो ये इलीगल भी है, लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ये हमें मार्केट में प्रैक्टिकली दिखाई देती है। तो ये है प्राइस लीडरशिप। 4 पार्ट्स थे जिसमें हमने देखा डोमिनेंट फर्म लीडरशिप होता है प्राइस लीडरशिप, जिसका प्रोडक्शन स्किल बहुत अच्छा है, वो उस लेवल को वो प्रोड्यूस करता है, वो एंजॉय करता है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, जिसकी वजह से लो प्राइस पे वो हमेशा प्राइस को सेट करता है। जहाँ प्राइस कम हुआ वहाँ पे लीडर जो है वो एंजॉय करता है एक डोमिनेटिंग पोजीशन, और वो डिसाइड कर लेता है, फिक्स कर देता है, सेट कर देता है प्राइस, एंड अदर फॉलोअर्स जो हैं, अदर ओलिगोपोलिस्ट जो हैं, दे हैव नो ऑप्शन, उन्हें वो प्राइस को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो एनी हाउ दे विल बी मूव फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से निकल जाएंगे बच्चों। इसके लिए कहते हैं प्राइस लीडरशिप। ये दिखाई देती है सिर्फ ओलिगोपोली मार्केट में, जहाँ प्राइस को लेके बहुत टफ कंपटीशन हमें दिखाई देती है। तो वो प्राइस का लीडरशिप जब वो एंजॉय करता है तो उसे हम डोमिनेटिंग प्राइस लीडरशिप भी कहते हैं। अगर वो डोमिनेटिंग प्रोड्यूसर ओलिगोपोलिस्ट अगर उसकी लो कॉस्ट है तो उसे हम लो कॉस्ट प्राइस वाला लीडरशिप पोजीशन भी कहते हैं। कभी कभी बैरोमेट्रिक दिखाई देता है, जिसमें काफ़ी एक्सपीरियंस जो रहता है, लार्ज फर्म्स जो रहती हैं जो डोमिनेटिंग अगेन हम कह सकते हैं, या सम रेस्पेक्टेड हाईली रेपुटेड फर्म्स जो रहती हैं, दे विल प्ले द रोल ऑफ लीडर इन द मार्केट, दे विल सेट द प्राइस एंड अदर्स विल फॉलो इट। तो दूसरे जो हैं वो उनको फॉलो कर देते हैं। और कभी कभी दिखाई देता है एक्सप्लॉयटेटिव प्राइस लीडरशिप, जिसे हमने क्या कहा,
एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप। अब ये थोड़ा डेंजर रहता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे एक फर्म जो है वो जब लार्ज स्केल पे यानी डोमिनेटिंग है, उसको लगता है कि मैं अपने मार्केट का मैक्सिमम शेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जो मैं बोलूँगा अदर्स हैव टू ओबे इट, सबको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं किया तो ही विल प्रोवाइड अ थ्रेट कि मैं प्राइस और कम करूँगा, और फिर तो सामने वाला जो फर्म है वो उसको बियर कर ही नहीं पाएगा और मार्केट में से आउट हो जाएगा। तो सम टाइम ऐसे कुछ थ्रेट्स भी दिए जाते हैं। तो ये सब हमें दिखाई देता है इस प्राइस लीडरशिप की वजह से, यानी ओलिगोपोली मार्केट में इस तरह में यानी प्राइस जो है वो सेट की जाती है और बाकी जो फर्म्स हैं वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तभी एक मार्केट जो है वो स्मूथली चल सकता है। ओके बच्चों, तो ये था, शॉर्ट नोट में आता है कि प्राइस लीडरशिप क्या है, कैसे करना है, और जो जनरली मैंने नोट्स में भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो आई होप सो कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.